Bismillahirrahmanirrahim. So, gentlemen, welcome for the class number 3 for ISO Internal Auditor Training for 5 Management Standards. So, today we are going to discuss the quality management system, the operational part. तो कल जो हम बेसिकली जो कल हमने स्टडी किया था दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने क्वालिटी को डिफाइन किया था, सिस्टम को अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, मुझे ये काइंडली बिल्कुल रियलिस्टिकली बताएं कि आपको सिस्टम का जो एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट सिस्टम इज दैट। मतलब अगर आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़े या उसको ब्रीफ करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े अपने वर्ड्स के अंदर, आई होप नो यू विल बी एबल टू डू दैट। सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बन गई आपको कि व्हाट इज सिस्टम एक्चुअली। जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स भी कल दी थी, जैसे इकोनॉमी सिस्टम है, कार है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कोई मतलब हो इस टाइप का, तो वो एक सिस्टम जरूरी नहीं कोई फिजिकल शेप में हो, बल्कि वो किसी मतलब है कि जैसे इकोनॉमी है इस तरह एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। जी, आपका मैसेज आया है। क्या मसला है यार आज। जी सर, बिल्कुल ये बात समझ आ गई थी ठीक। कि जो सिस्टम है उसके अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। कुछ उसके यस। इनपुट्स होती हैं, कुछ उसकी आउटपुट्स होती हैं, कुछ उसके मिडल में एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं ताकि आपको डिजायर रिजल्ट्स मिलते रहें। वो सर्विसेज एग्जैक्ट भी हो सकती हैं, वो कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जैक्टली। और ये सारा जो मतलब फंक्शन होता है जिसको हम सिस्टम कहते हैं, ये बेसिकली प्रोसेस बेस्ड अप्रोच होती है। प्रोसेस मीन जो इंटरकनेक्टेड, जो मतलब है कि आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक प्रोसेस को शो करते हैं। मतलब जैसे एक प्रोडक्ट की प्रिपरेशन का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीविंग ऑफ द रॉ मटेरियल, देन इनपुट, देन उसकी एक्टिविटीज, और फिर आउटपुट, और देन फिर डिलीवरिंग टू द डिजायर्ड एंड यूजर्स। ठीक है जी। तो प्रोसेस अप्रोच की भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई, सिस्टम की भी बन गई, क्वालिटी को भी आपने अंडरस्टैंड किया व्हाट क्वालिटी एक्चुअली मीन। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो कि एक शख्स को उसका एक कलर बहुत पसंद आ गया तो उस हिसाब से वो मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। नो, क्वालिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जो कि इंटरनली सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। ठीक है। और उस तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है, देन प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्टिंग के लिए डाला जाता है। एंड देन जो कस्टमर फोकस है, जो पहला प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके थ्रू उसका फीडबैक लिया जाता है और फिर पता चलता है कि आपने जो क्राइटेरिया अपना फुलफिल किया उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, उसमें कितने परसेंट आपको कामयाबी हुई है। अगर तो आपके कस्टमर आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, दैट मीन्स कि जो क्राइटेरिया आपने सेट किया था इंटरनली उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, वो कस्टमर को पसंद आ गया। मतलब दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज बेस्ट। ठीक है जी। तो इसी तरह जो प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्वालिटी का, वो मूव करता है, वो जैसे कस्टमर फोकस है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, लीडरशिप कमिटमेंट है, जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं को फोकस करके इस पूरे स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया। उसके साथ फिर हमने आगे मतलब बात की थी उसके नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टर्म्स एंड डेफिनेशन। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जो 9000 फैमिली का है, वो स्पेसिफिक है ही सिर्फ टर्म्स एंड डेफिनेशन के लिए है। वो स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास जब हमारी एंड होगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें क्वालिटी से रिलेटेड जितनी टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं वो वहाँ पे डिफाइन हुई हुई हैं। उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑपरेशनल पार्ट, जिसमें हमने जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था ऑपरेशनल क्लास 4, जिसमें हमने उसकी जो आगे फर्दर सब क्लासेस हैं उनको भी डिस्कस किया था। अब तो मेन पर्पस ऑफ द क्लास 4 क्या है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो पहली क्लास है ना इसकी, क्लास 4, ठीक है ना, क्लास 4 की जो पहली क्लास है दैट इज ए जनरल क्लास
which says that you have to understand the context of the organization with the help of two processes. Number one, understanding the internal and external issues, जो 4.1 क्लास है, और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, दैट इज 4.3 क्लास जो है, ठीक है। जो 4.4 है, जो उसकी सब क्लास है, बेसिकली वो डिस्क्राइब करती है, इस चीज़ पे फोकस करती है कि यू हैव टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वो सिर्फ वहाँ पे इतना डिफाइन हुआ है कि आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसको इस्टेब्लिश करना है। तो उन क्लास जो 4 है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, जो ऑडिटेबल क्लासेस है, तो वैसे जाहिर है जब आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, दैट मीन्स दैट यू हैव एस्टेब्लिश्ड अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बट उसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, दैट इज 4.1 एंड 4.2, के जिसमें आपने एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। और मतलब उसमें हमने कहा था कि जो सॉर्ट एनालिसिस भी हमें करना पड़ता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को उसके लिए डिस्कस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इतना तो मेरा ख्याल है कंसेप्ट आपको बन गया। आज के पहले पार्ट में मेरा दिल है मैं आपको एजेंडा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने वो सॉर्ट एनालिसिस कैसे करना होता है, और अपनी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो आपको आनी चाहिए। बट आज का एजेंडा जो स्पेसिफिक है हमारा, वो रोल ऑफ लीडरशिप, जो क्लास 5 है उसको भी हमने डिस्कस करना है, क्लास 7 को भी डिस्कस करना है, ठीक है जी, 6 को भी करना है, 8 को भी करना है, 9 को और 10 को। ये जो सारी क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग दैट, मैं इसको अभी करता हूँ स्टॉप शेयर, और एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ठीक है जी। लेट मी ओपन दैट। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली मैंने खुद ही बनाया हुआ है, और एक कंपनी, ओमान की एक कंपनी है, उसके लिए मैंने बनाया था, जिसमें पूरा ये मैनुअल है। जब आप एक मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह डॉक्यूमेंट नज़र आता है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेसिकली एक आईएमएस है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें क्वालिटी भी है, इन्वायरमेंट भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी है। इसमें मतलब क्वालिटी का पार्ट जो है उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है जी। बेसिकली इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम या डॉक्यूमेंट का जो मेन मकसद है, इसमें जो हमने चीज़ें लेनी है अभी, वो 4.1 और 4.2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे फुलफिल करना है, उसका मैं आपको ब्रीफ करूंगा यहाँ पे। अब देखें, ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। देखें, इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को तो बाद में आप समझेंगे ना, पहले आप रेलेवेंट पार्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके बिजनेस से जो रिलेटेड रेलेवेंट पार्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। क्योंकि अगर आपने रेलेवेंट पार्टीज को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लिया, देन आप फिर अगले स्टेप पे जाएंगे। ये 4.3 क्लास है, ठीक है, ये जरा पहले यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स में पहले आ गई आई है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज जो सॉर्ट एनालिसिस है वो आगे हम करते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं उनकी किस तरह आइडेंटिफिकेशन करनी है, जब आप इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस तरह का एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। उसमें ऊपर टाइटल इस तरह होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑपरेशन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेलेवेंट पार्टीज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेल्स एंड मार्केटिंग की क्या है, फंक्शनल हेड्स की क्या है, या इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है कि दे दी। उसके बाद फिर हमने इशू आइडेंटिफाई किया कि अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करने में किस किस की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपने एक, आपकी मैनेजमेंट टीम ने एक पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, ये हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है, जो आपके मिसाल के तौर पे आपके सप्लायर हैं, ठीक है, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनको स्टैंप कौन करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि ये हमारी रेलेवेंट पार्टी है, वो अप्रूवल ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज टॉप मैनेजमेंट देगी।
ठीक है ना, टॉप मैनेजमेंट उस पार्टी को अप्रूव करेगी, देन दैट विल बी कॉल्ड योर इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर क्या रोल प्ले करेगा, आइडेंटिफाई रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। ऑपरेशन मैनेजर जो है, जो मिडिल मैनेजमेंट होती है, इनका रोल क्या होता है, उस पार्टी को आइडेंटिफाई करने में। इस तरह अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जो अपने मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो उनके रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, या फाइनेंस देखो ना, किसी को बिलिंग करनी है, किसी से आपने पेमेंट लेनी है, देनी है, अकाउंट फाइनेंस वाले जो है, अब उनकी उनकी अपनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी जो उनके साथ डील करती हैं, ठीक है ना, जो आपके बिजनेस के साथ रेलेवेंट है। तो उनका भी काम है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको आइडेंटिफाई करना। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम है अपने काम से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। इस तरह बाकी जो फंक्शनल हेड्स हैं, मसलन कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है, कोई लॉजिस्टिक्स का है, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट का है, कोई एचआर डिपार्टमेंट का है। अब एचआर में देखें ना, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो लॉजिस्टिक्स के साथ काम कर रहे हैं, कुछ का डायरेक्ट फाइनेंस वालों के साथ अलग होता है, बाकियों के साथ अलग नहीं होता। तो इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो फंक्शनल हेड्स हैं या आपकी मिडिल मैनेजमेंट है उनका काम होगा, बट अप्रूव कौन करेगा उसको, आपकी टॉप मैनेजमेंट। ठीक है जी। इसी तरह इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफिकेशन जो है, वो मतलब है कि अगर उसमें आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्या रोल होगा, ठीक है, उसमें एड्रेस द इशू। मतलब अगर आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफाई किए, पहले तो उनको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में मतलब है कि आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट है उनका क्या रोल है। ऑपरेशनल मैनेजर आइडेंटिफाई रेलेवेंट इश्यूज, मतलब जो ऑपरेशन चला रहा है पूरी कंपनी का, पूरी डिपार्टमेंट का, उसका मतलब रोल क्या है कि अपने ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी थ्रेट्स हैं, चाहे वो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है। इसी तरह अकाउंट्स वाले जो हैं वो अपने रेलिवेंट जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। सेल्स मार्केटिंग वाले अपने करेंगे, फंक्शनल हेड वाले अपने करेंगे। अब जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे, अप्रूवल तो ज़ाहिर है टॉप मैनेजमेंट ने उसकी देनी है, बट उनकी उनको एड्रेस करना फिर आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उनका काम होगा। मतलब आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट ने, मिडिल मैनेजमेंट ने कर ली, और उनको एड्रेस करना आपकी टॉप मैनेजमेंट की फिर उसमें डोमेन में आ जाता है कि वो विद द हेल्प ऑफ योर टीम वो मतलब है कि ये काम करेंगी। तो इस तरह ये चीज़ हमने डिटरमिन कर ली कि इंटरेस्टेड पार्टीज कैसे आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है, कौन सा हेड उसमें क्या रोल प्ले करेगा, और उसको स्टैंप कौन करेगा, आपकी टॉप मैनेजमेंट उसको स्टैंप करेगी। और इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, तो उनका कोई सोल्यूशन भी तो करना है, तो कौन करेगा, वो आपके करेंगे ये टॉप मैनेजमेंट। ठीक है जी। इस तरह ये आइडेंटिफिकेशन होगी। अब हम अगर आगे आ जाएं तो ये मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि पूरे स्टैंडर्ड की हैं, आईएमएस की बेसिकली। लेकिन इसमें मेन जो मैंने अभी आपको समझाना था वो समझाना यही था कि आपको ये इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, और उसके बाद कैसे जो है वो ये देखें ना, यहाँ पे इसका वहाँ पे तो मैट्रिक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है ना, कि अल सवारी लॉजिस्टिक्स जो है, मैनेजमेंट हैज डिटरमिन्ड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम लीगल। कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है ना उन्होंने जहन में रखे उस मिडिल मैनेजमेंट ने, जिसकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि ये वाला काम इन्होंने करना है। वो लीगल एस्पेक्ट से भी उन्होंने देखा, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखा, कंपेटिटिव जो आपका बिजनेस है, आपसे रिलेटेड जो अदर बिजनेस है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने देखा कि किस किस्म के थ्रेट्स हैं आपके ओवरऑल सेक्टर को, नेशनल लेवल पे क्या थ्रेट है, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या थ्रेट्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब वो कहता है टू evaluate द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू रेलिवेंट्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल हेड्स कंडक्ट सॉट एनालिसिस। जैसे मैंने कहा ना कि ये सॉट एनालिसिस बेसिकली आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, ये तो एस्पेक्ट्स है ना, कि ये वाली एस्पेक्ट्स है। अब इन एस्पेक्ट्स में से आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इसको हम कहते हैं सॉट एनालिसिस। ठीक है जी। ये आपकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट हो गया।
कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन कैसे आप डिटरमिन करेंगे। आप देखें ना, आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट है, उन्होंने, जो फंक्शनल हेड्स हैं, उन्होंने रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज आइडेंटिफाई कर ली, मसलन ओनर्स और शेयर होल्डर्स, एक पार्टी ये उन्होंने आइडेंटिफाई की, ठीक है ना। अब इसको जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने स्टैम्प भी कर दिया जी, वाकई ये हमारे जो है इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। अब उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फिर कैसे मिडिल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, ये देखना, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड इश्यूज क्या है। हैव ए ग्रोइंग बिजनेस दैट प्रोवाइड प्रॉफिट, ठीक है ना। यानी जो आपके ऑनर्स हैं, उनका क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है कि वो एक ग्रोइंग बिजनेस चाहते हैं जो कि प्रॉफिट दे, ठीक है ना। बी वेल गवर्नड एंड वेल मैनेज, वो ये भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो वेल गवर्नड और वेल मैनेज्ड हो। वो ये भी चाहते हैं कि वांट स्टाफ टू एंजॉय देयर वर्क, बी चैलेंज्ड, परफॉर्म देयर जॉब कॉम्पिटेंटली एंड मीट द कंपनी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। उनकी ये भी एक्सपेक्टेशन है। देखिए यहाँ पे नीड्स भी आपने आइडेंटिफाई करनी है, एक्सपेक्टेशंस भी, और कोई इश्यूज अगर है उनको तो वो भी, ठीक है ना। इसी तरह जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट है, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि उन्होंने जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन फिर उसको टॉप मैनेजमेंट में अप्रूव करना है। कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है ना। अब कस्टमर की क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है, आपने इनपुट ली उनसे, फाइनेंस वालों से भी ली आपने इनपुट ली, जो फंक्शनल हेड्स हैं उनसे भी, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने फिर कलेक्टिवली आपने उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जी। क्या कस्टमर क्या चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी। मतलब वो जो प्रोडक्ट आपसे ले खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर हम मनी स्पेंड करें इस प्रोडक्ट के ऊपर तो उसकी कोई वैल्यू हो। ए सिंपल सोल्यूशन दैट मैनेज कंप्लाइंस इजियर। मतलब उनको निटी ग्रिटीज में ना डाला जाए कस्टमर्स को। कस्टमर जो है जैसे वो वेट टाइम ज़्यादा ना हो, उनको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस में ना उलझा दिया जाए, अगर कोई उनको प्रॉब्लम आए तो फौरन उसका हल हो, ये कस्टमर चाहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन लाइन विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, मतलब वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसको मिलनी चाहिए। रिसीव रिस्पॉन्सिव सपोर्ट, कि रिस्पॉन्सिव सपोर्ट मिले उनको, ठीक है। डिलीवरी ऑफ फ्री कंटेंट टू एजुकेट अराउंड कंप्लायंस, ठीक है ना। ये भी चाहते हैं कि जी फ्री कंटेंट उनको मिले, ताकि वो मतलब है कि एजुकेट हो सके आपके बिजनेस के बारे में। ये मतलब ये देखिए, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये अल सवारी लॉजिस्टिक, ये ओमान की कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है ना। इनके पास लॉजिस्टिक की बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, ट्रेलर्स हैं, ट्रक्स हैं, जो पे ये रेंट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की है, और ये डॉक्यूमेंट सारा मैंने खुद बनाया था, ठीक है ना। उन्होंने मुझे डेटा दिया था और मैंने उसके मुताबिक फिर इसको प्रिपेयर किया था। तो इस तरह आपने भी अपने पहले तो कॉन्टेक्स्ट को समझना है। मसलन अगर आप मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है तो आपका कॉन्टेक्स्ट मेडिसिन वाला होगा, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ऑयल एंड गैस में है तो आपका कॉन्टेक्स्ट वो होगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है तो आपका कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वाला। उस हिसाब से अपनी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को राइट डाउन करना है, इस तरह, ठीक है जी। इस तरह पूरा आप उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद अगर आप सॉर्ट एनालिसिस में आए तो ये देखें, ये सॉर्ट एनालिसिस हुआ। ये सॉर्ट एनालिसिस की एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले तो आप स्ट्रेंथ्स देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप वीकनेसेस देखते हैं, फिर आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और थ्रेट देखते हैं, ठीक है जी। आप ये आप जो मतलब है कि, एक सेकेंड, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये सॉर्ट एनालिसिस किया। मसलन प्रोवाइडर ऑफ ए ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी कंपनी की। आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडर ऑफ ग्रेट, इस कंपनी की बात हो रही है, प्रोवाइडर ऑफ ए ग्रेट सपोर्ट फॉर दी प्रोडक्ट, सपोर्ट भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट टू मार्केट रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिव भी हैं। रिस्पॉन्सिव टू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर इश्यूज भी हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ बायर्स पर्सोना भी है। रेगुलर डिलीवरी ऑफ द कंटेंट भी करते हैं। लोकल क्लाइंट, ये स्ट्रेंथ्स आपने खुद आइडेंटिफाई करनी होती है। अब आ जाए वीकनेसेस की तरफ। उसमें आपने वीकनेसेस क्या आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड पार्टनर्स टू मीट अवर स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। ये आपकी वीकनेस है कि मतलब अभी तक आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन में लगे हुए हैं गुड पार्टनर्स टू मीट अवर स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना।
कि जो आपके मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी तलाश में हैं। ये आपकी कमजोरी है कि अभी तक वो तलाश मुकम्मल नहीं हो सकी जो आपकी स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सके। मैनेजिंग एंड रिव्यू पार्टनर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। पार्टनर जो है आपकी, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का प्रॉपर मैकेनिज्म आपके पास मौजूद नहीं है। इस कंपनी की बात हो रही है। टू ऑपरेशनल एंड नॉट स्ट्रेटेजिक इनफ फॉर पार्टनर्स, मतलब आपका ज़्यादा फोकस ऑपरेशंस के ऊपर है। स्ट्रेटेजिक मतलब उनके साथ मीटिंग्स करना, उनके साथ डिस्कस करना, इसके ऊपर आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है ना। रिलायंस ऑन की एम्प्लॉयज विद इन द बिजनेस, ठीक है ना। आपका रिलायंस जो है वो सिर्फ जो की बिजनेस एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर है। तो ये वीकनेस हुई ना, अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई एक एम्प्लॉई आपका आगे पीछे हो जाए, कोई नेचुरल डेथ हो जाए कोई, वो तो आपके पास बैकअप नहीं है। ये वीकनेस आइडेंटिफाई की आपने। टाइम पुअर इन ए फ्यू की एरियाज, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज हैं जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। डोंट हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडस्ट्री प्लेयर्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ आपका कोई बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेजरेबल मार्केटिंग आउटकम बेस्ड ऑन नॉन स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये भी मतलब मार्केटिंग आउटकम्स के ऊपर आपकी इतनी ग्रिप नहीं है। ये आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी। अब अपॉर्चुनिटीज इसमें से आपने मतलब निकालनी है। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि जब आपके पास कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं, अब उसमें से अपॉर्चुनिटीज आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे? कि जैसे चेंजेस टू स्टैंडर्ड्स इन आवर कोर मार्केट्स, ISO 9001, ISO 14000 एंड ISO 45000, ये आपने मतलब है कि मतलब आइडेंटिफाई की अपॉर्चुनिटी कि जो अभी लेटेस्ट चेंजेस आई हैं, मतलब नए, अगर हमारे पास पुराने स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं तो हम नए वाले जो है उनके ऊपर माइग्रेट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करें। ये अपॉर्चुनिटी बन गई आपकी। पार्टनरिंग विद अदर सोल्यूशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज करें रेलिवेंट टू दी टेक्नोलॉजी। ये अपॉर्चुनिटी करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी बन गई आपकी। न्यू फोकस्ड मार्केट्स, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बेसिस के ऊपर। सर्टिफिकेशन टू ISO 9000 विल ओपन अप अदर मार्केट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द मार्केटिंग ऑफ द प्रोसेसेस। मेक मार्केटिंग वाया एडिशनल प्लेटफॉर्म्स टू एजुकेट इंडस्ट्री इन कंप्लायंस। तो इस तरह ये तो है इस कंपनी की कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज जो है आइडेंटिफाई करनी है। थ्रेट्स क्या है आपकी कंपनी को? थ्रेट्स एक तो कंपटीशन का है, यानी आप लॉजिस्टिक में अगर काम कर रहे हैं तो वो बेशुमार लॉजिस्टिक की कंपनियां काम कर रही हैं, इसमें कंपटीशन बड़ा टफ है। और टेक्नोलॉजी का थ्रेट भी है आपको, क्योंकि जो कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी इंटीग्रेट हो जाती है वो ज़्यादा शेयर ले जाती है बिजनेस का, जो पीछे रह जाती है वो प्रॉपर शेयर नहीं ले जा सकती। ये थ्रेट्स हैं आपको, ठीक है ना। जब ये आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को स्ट्रीमलाइन करेंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर आप अपना जो है वो आगे स्कोप डिटरमिन करेंगे, ठीक है, अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्योंकि हमने कहा कि जब आपने स्कोप डिटरमिन करना है तो सबसे पहले आपने 4.1 और 4.2 को टेक ऑन करना है, मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज का फीडबैक, उनके आइडेंटिफिकेशन और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इनको जानने के बाद फिर आप अपना स्कोप डिटरमिन करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर हो गया जी यहाँ तक आपको? मतलब 4.1 इंटरेस्टेड पार्टीज, और उसके बाद आपका जो ये स्ट्रेंथ सॉट एनालिसिस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई? मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी किस्म की? आगे चलें? चलें ठीक, चलें ठीक है, गुड, सही है। ये बेसिकली पता है ये चूंकि देखें हमारा जो स्कोप है ना इस ट्रेनिंग का, आपको पता है एक शार्ट शार्ट टाइम होता है जिसमें हमने 4 स्टैंडर्ड्स, एक इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ना है, ऑडिटिंग को भी अंडरस्टैंड करना है। तो हम बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं जा सकते क्योंकि ये इंटरनल ऑडिटिंग है। तो इसलिए हम जब यही 1 स्टैंडर्ड एज ए लीड ऑडिटर ट्रेनिंग करवाते हैं ना, तो फिर हम उसमें डीप जाते हैं। डीप से मुराद ये है कि फिर हम स्ट्रेंथ सॉट एनालिसिस लर्नर से करवाते हैं, उनसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, उनको असाइनमेंट्स देते हैं कि आप अपने अपने रेलेवेंट बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन करें और उनकी आप जो इश्यूज हैं उनको
उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को लिखें, हमें दिखाएं वो लिख के। तो वो सारी जो है ना वो असाइनमेंट्स हम उनसे प्रैक्टिकली करवाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा होता है। वो एक, जब लीड एडिटर की हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो एक ही स्टैंडर्ड को हमने 7 या 8 दिन पढ़ाना होता है। यहाँ पे हमने 5 स्टैंडर्ड जो है वो 10 दिन में पढ़ाने होते हैं। तो इसलिए इंटरनल ऑडिटिंग के हिसाब से ये ठीक है। बट ये है कि जब आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, या आप किसी ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर के साथ काम करते हैं, तो फिर उसके बाद आपका हाथ उस पर सीधा हो जाता है, और आपको इस नॉलेज से कम इतना जरूर पता होगा कि यार ये चीज़ ऐसी होती है। फिर जब आप एक दो दफ़ा करेंगे प्रैक्टिकली, तो फिर आपकी उसके ऊपर ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव। Gentlemen, as I told you, first we will discuss class 4, then 7, we will discuss class 7, फिर हम क्लास 6 की बात कर लेंगे, 8, 9 और 10। थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने थोड़ा चेंज किया है, 5 के साथ 6 की बजाय 7 को लाया हूँ। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों। अब जो क्लास 5 है वो बेसिकली जिसमें 5 पॉइंट जनरली जो 5 के ऊपर थोड़ा सा पैराग्राफ आपको लिखा नजर आएगा कि इस क्लास का मकसद क्या है, जनरली ये क्या आपसे रिक्वायर करती है। फिर उसके बाद जो उसकी सब क्लासेस हैं, दैट आर बेसिकली रिक्वायरमेंट्स। मसलन 5.1 कहती है कि लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब लीडरशिप और कमिटमेंट टू क्वालिटी कैसे डिस्प्ले होगी, कैसे नजर आएगी, उससे उसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, केपीआईज, ठीक है ना। केपीआईज होते हैं। अगर तो आपकी मैनेजमेंट ने, मिसाल के तौर पे अगर तो मैनेजमेंट ने क्वालिटी पॉलिसी दी हुई है और अपडेटेड पॉलिसी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हुई हुई हैं, ठीक है। तमाम जो क्वालिटी से रिलेटेड लोग हैं वो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन अदर देन जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उनको भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव मिले हुए हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है। तो ये चीज़ साबित करती है। इसी तरह अगर वो क्वालिटी से रिलेटेड अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करते रहते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, तो कुछ मैंने आपको बताया था ना कि लीडरशिप की विजिबिलिटी की कुछ साइंस होते हैं। मतलब ज़बानी कलामी नहीं है, कह सकते जी हम तो ठीक है जी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट हाउ विल यू प्रूव दैट यू वांट दैट थिंग, ठीक है। यू विल हैव टू शो सम इंडिकेटर्स, ठीक है, और उन इंडिकेटर्स से आपको अंदाजा होगा कि ये आपकी लीडरशिप कमिटेड है या नहीं है। असल में अगर आपकी लीडरशिप जो है वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार करती है जी कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है आईएसओ का, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज द लीडरशिप। मतलब ये जो उनकी ख्वाहिश है ना, क्योंकि वो अगर इनकी ये ख्वाहिश तभी पूरी होगी ना जब वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। दैट मीन्स कि दे वांट टू फोकस ऑन द क्वालिटी। पॉलिसी भी उनको देनी पड़ेगी। जो 5.2 क्लास है वो कहती है कि क्वालिटी पॉलिसी आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब पॉलिसी क्या होती है, ये एक अलहदा से सब्जेक्ट है कंप्लीट। इस पे पूरा एक मतलब है कि एक दिन की क्लास होती है इसके ऊपर। बट जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिसी कोई भी हो, चाहे क्वालिटी की पॉलिसी हो, इन्वायरमेंट की पॉलिसी हो, हेल्थ एंड सेफ्टी की हो, या मतलब कोई भी पॉलिसी, बेसिकली वो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होती है आपकी लीडरशिप की, एक फिलोसफिकल थिंकिंग होती है। मसलन अगर आप कहते हैं जी कि हम मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि हमारी जो मतलब है कि अगर आपकी मैनेजमेंट के अंदर ये थिंकिंग आ गई है कि हमें क्वालिटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो तभी वो पॉलिसी देंगे ना। पॉलिसी में वो मेंशन करेंगे कि हमें वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट एज पर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द आवर कस्टमर, ठीक है ना। एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, उसके पार्ट्स होते हैं पॉलिसी के। एक तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होती है, दूसरे पार्ट्स में आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। अब अगर आपने फिर आपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, ठीक है। और ये सारी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो पूरा एक क्वालिटी का डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। उससे आपको आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी कमिटमेंट किस लेवल की है।
आपने हो सकता है देखे भी हों क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स। और ऑडिटर का काम क्या होता है, वो ऑडिटर ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है अपने पास, जितने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट पहले बना लेता है, वो अपने पास चेकलिस्ट बना लेता है, एंड देन ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग दैट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो ये देखता है कि इस कंपनी ने जो क्वालिटी पॉलिसी बनाई हुई है इफेक्टिव है, इसके मुताबिक इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हुई हुई हैं, ऑब्जेक्टिव सेट्स किए हैं, सही ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं इन्होंने, आइडेंटिफिकेशन इन्होंने इंटरेस्टेड पार्टीज की ठीक की है, सॉट एनालिसिस इन्होंने सही की है, रेलेवेंट टू देयर ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो उनकी कंडीशन है कि दे वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इसके मुताबिक ये चीज़ें हुई हुई हैं कि नहीं हुई। इसी तरह आगे फिर 5.3 क्लास है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक तो आप जब पॉलिसी बनाते हैं कंप्लीट, उसके अंदर भी आप अपने क्वालिटी से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं, बट इसमें सेपरेट एक सब क्लास है 5.3 जिसमें आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना मैंडेटरी है। और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, इसको ऑडिट होता है, ये चेक होते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आइडेंटिफिकेशन वो ऑडिटर करते हैं, उनके पास चेकलिस्ट मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम क्लास 7 की बात कर लें, तो क्लास 7 में बेसिकली लीडरशिप के साथ इसका कनेक्शन है। ठीक है, अब लीडरशिप ने अपनी कमिटमेंट शो कर दी, पॉलिसी दे दी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर, अब पॉलिसी क्या दी जी, कि वी वांट टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी, या वी वांट टू मैन्युफैक्चर ए क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवर क्लाइंट्स और कस्टमर। ठीक है, अब जब आपने एक एक सोच दे दी, बेसिकली पॉलिसी का मतलब होता है एक सोच देना। मसलन अगर आप कहते हैं जी कि मैं आपको इसकी जेनेरिक मिसाल मिसाल दे देता हूं ताकि आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग, मिसाल के तौर पे जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज को फाइट कैसे करें। अब उसके लिए जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें एक पॉलिसी दी गई कि यहाँ पे ट्री प्लांटेशन हो, फॉरेस्टेशन हो, और मतलब उसमें इन्वॉल्व किया जाए पूरी नेशन को, स्टूडेंट्स को, हर मतलब सेक्टर ऑफ सोसाइटी को उसमें शामिल किया जाए। वो है पॉलिसी, दैट इज द मेन थिंकिंग ऑफ द लीडरशिप। ठीक है ना, तो पॉलिसी हम हमेशा जो टॉप से आती है, जो आपकी लीडरशिप होती है उनकी जो सोच होती है, उसकी जो फिलॉसफी होती है, उसको हम बेसिकली पॉलिसी कहते हैं। फिर उसको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रांसलेट किया जाता है, एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, वो फिर कन्वर्ट होती है आपकी पॉलिसी में। जाहिर है जब आपने पॉलिसी दी, मसलन अगर आपने एक पूरे मुल्क को ये पॉलिसी दीजिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे फाइट करने के लिए हमें फॉरेस्टेशन करनी है, ट्री प्लांटेशन करनी है, अब देखें ये पॉलिसी तो आपने दे दी, अब वो पॉलिसी फुलफिल कैसे होगी, उसके लिए कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे ना आपको। उसके लिए आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, उसके लिए फिर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उनके लिए मतलब अगर आपने कहा जी ट्री प्लांटेशन होगी, तो ट्री प्लांटेशन कैसे होगी, वर्कफोर्स चाहिए ना आपको, बजट चाहिए, पैसे चाहिए, वो लोगों को उसकी अवेयरनेस चाहिए, और लोगों को एक कम्युनिकेशन, लोगों में जो मतलब इसमें इन्वॉल्व होंगे ट्री प्लांटेशन के अंदर, जिसमें आप पूरी नेशन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। और मतलब जो काम वो मतलब जितने ट्रीज जिस इस एरिया में लगे उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, सेम इसी तरह अगर आपकी मैनेजमेंट ने एक सोच अपना ली है जी कि हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर ली, अब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। ऑब्जेक्टिव तो अगली क्लास में आते हैं, लेकिन ये है कि वो भी पॉलिसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर क्लास 7 कहती है कि वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर वहाँ पे आपने कहा जी कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो क्वालिटी का कुछ स्पेशलिस्ट बंदा भी आपको हायर करना पड़ेगा, उसके लिए बजट चाहिए आपको, उसके लिए ज़ाहिर है आपने सैलरी देनी है, पर्क्स देने हैं उसको, उसके लिए स्पेशल बजट कौन वो करेगा, डेलीगेट, वो तो आपकी टॉप मैनेजमेंट ही करेगी ना। तो रिसोर्सेज चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल की फॉर्म में रिसोर्सेज हो, चाहे वो ट्रेनिंग की फॉर्म में रिसोर्सेज हो, वो प्रोवाइड करना फिर मैंडेटरी होता है आपकी लीडरशिप के लिए। इसी तरह कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी वर्कर्स आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब उनके पास, जैसे आप इंटरनल ऑडिटिंग की ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिस ट्रेनिंग विल शो योर कॉम्पिटेंस। ठीक है, जब आप इसकी सर्टिफिकेशन किसी
एम्प्लॉयर के सामने रखेंगे, ही विल जज यू थ्रू दिस सर्टिफिकेशन के यू आर द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर कंडक्टिंग दीज ऑडिट्स। ठीक है, दैट इज द बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन विच इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस, कि मतलब अगर आपने क्वालिटी को अपना फोकस बनाया, मतलब अपनी पॉलिसी बनाया, तो उसके लिए आम लोगों को, आम वर्कर्स जो आपके नीचे डाउन लेवल तक काम कर रहे हैं, उनको भी तो अवेयरनेस देना ज़रूरी है ना, उनको भी तो बताना ज़रूरी है। मतलब अवेयरनेस के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, विजुअल मतलब पम्फलेट्स लगा देते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे वो साइंस लगा देते हैं। तो वो अवेयरनेस बेसिकली देना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 7.3 की। 7.4 क्या कहती है? कम्युनिकेशन। अब जब सारे डिपार्टमेंट्स को आपने अलग अलग रोल दिए हुए हैं कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, उनको जॉब डिफाइंस की कर दी है आपने, तो उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए ना। वो कैसे होगा? मसलन अगर आपने एक्सटर्नल अपनी कोई जो आपका सप्लायर है उसके साथ जब आपने कम्युनिकेट करना है, तो वो लेटर ईमेल वगैरह किस तरीके से करेंगे, लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, पूरा कम्युनिकेशन प्रोसीजर बनाना इसका पार्ट है। 7.4 इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की कम्युनिकेशन सिस्टम आप प्रोसीजर वहाँ पे बनाएंगे। उसके अलावा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, स्कोप का डॉक्यूमेंट है, आपने कोई कॉम्पिटेंस के लिए ट्रेनिंग करवाई है, उनकी सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, अवेयरनेस के लिए कोई कंपेन रन की है, कोई कम्युनिकेशन प्रोसीजर बनाया है, या रिसोर्सेज में आपने हायरिंग की है कोई क्वालिफाइड रिसोर्स की, तो उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिटेन होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑडिट होगा। आप एज ए इंटरनल ऑडिटर यही चीज़ें चेक करेंगे कि वो सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेड हैं कि नहीं जो यहाँ पे प्रोसेस हुए हैं। ये नहीं है कि क्वालिटी मैनेजर वहाँ पे काम कर रहा है लेकिन उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं किसी को मिल रहा कि